हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर एरा, केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट एंड जेई कैटेगरी। तो बच्चों, आज आपका पीरियोडिक टेबल का लेक्चर 7 है। लेक्चर 7 में मैं आपको कौन से टॉपिक पढ़ाऊंगी वो देख लीजिए एक बार। डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन पोलर सॉल्वेंट, इसकी हमने बात करी थी लेक्चर 6 में। मैंने आपको बता दिया प्रीवियस लेक्चर में, और डिटेल में हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन पोलर सॉल्वेंट। हाइड्रेशन एनर्जी इसी से रिलेटेड है, यहीं पर ही हम हाइड्रेशन एनर्जी को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। आपको प्रॉब्लम आती है कि ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर फाइंड आउट करने में, ऑर्डर फाइंड आउट करने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दूंगी, जितने टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम करेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर करवा दूंगी, तीनों टॉपिक्स। अच्छा, ये जो लेक्चर है ये आपका लास्ट लेक्चर है, ये लेक्चर 7, एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। इससे स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ बॉन्ड इन पोलर सॉल्वेंट। मैंने आपको ये बताया था, जब भी आप आयनिक कंपाउंड को पानी में डालोगे, पानी क्या है आपका? पोलर सॉल्वेंट। जब भी आप आयनिक कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में आप डाल रहे हो तो क्या होता है? उसका डिसोल्यूशन होता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, है ना। जो वीक बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम H+ या OH आयन के अकॉर्डिंग एसिडिक और बेसिक नेचर की बात करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। आपने क्या किया, ये आपका ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर है। यहाँ पर ये NaCl, ये क्या फिल किया? पानी के अंदर आपने, ग्लास के अंदर पानी डाला, उसके अंदर आपने नमक डाल दिया NaCl। आपको पता है NaCl जो है वो आयनिक कंपाउंड है। NaCl आपका क्या है? आयनिक कंपाउंड है। इसमें आयंस होते हैं Na+ और Cl-, और उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, इंट्रक्शन होता है। वो क्या होता है? इंट्रक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। इसको आप क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रो। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस अट्रैक्शन को आप कह रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिजिक्स में आप पढ़ोगे अट्रैक्शन, क्लास 12th में। अच्छा, ये जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, क्या होता है? एक फोर्स लगता है। इस फोर्स को आप कहते हो कूलम्ब फोर्स। फॉर्मूला है ये F = K Q1 Q2 R²। R डिस्टेंस है कैटायन और एनायन के बीच में, Q1 Q2 चार्ज है कैटायन और एनायन। K की वैल्यू क्या है? यहाँ पर K = होता है 1/4 पाई, और यहाँ पर एप्सिलॉन m है, मीडियम की यहाँ पर परमिटिविटी है। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर σm, σr, σo, ये फॉर्मूला निकल के आता है। मीडियम की जो परमिटिविटी है वो रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ER क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है, उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर ये σ0 है, σm, σr, σ0। अब यहाँ पर देखिए K की वैल्यू पुट कर देते हैं। F = 1/4 पाई, यहाँ पर σm की जगह σr और σo। अगर मैं एयर में बात कर रही हूँ, अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड एयर में रखा हुआ है, तो यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर R की वैल्यू जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर ये 1 लिखेंगे हम, तो यहाँ पर ये सिर्फ इतना बचेगा, σo, यही तो बचेगा। और यहाँ पर Q1 Q2 R²। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको समझा रही हूँ। तो एयर में ये फॉर्मूला निकल के आएगा। अगर हम वाटर में निकाल रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं? आयनिक कंपाउंड को, NaCl को वाटर में डाल रहे हैं। कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसको क्या कर रहे हैं? वाटर में डाल रहे हैं।
अब जैसे आप वाटर में डालोगे तो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इसकी वैल्यू 80 हो जाएगी। यहाँ पर जो वैल्यू होगी अब 80 हो जाएगी। अब जब एफ वाटर निकालोगे फोर्स वाटर में, फोर्स किस में निकाल रहे हैं, ये वाला जो फोर्स है अट्रैक्शन, Na प्लस और Cl नेगेटिव ने आपस में मिलकर NaCl आयनिक कंपाउंड बनाया है, अट्रैक्टिव फोर्स है ये। इस फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1/4 पाई, यहाँ पर ये 80 है और ये ऐसे आएगा, ठीक है, Q1 Q2 R स्क्वायर। तो ये वाटर में निकल के आया। अब आप यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूले के जब आप कंपेयर करोगे तो आपको ऐसे नजर आएगा। देखो यहाँ पर इस साइड लिख देती हूँ मैं, एफ एयर जो है, यहाँ पर ये पूरा एफ है, इसको पूरा एफ मान लिया, ये यहाँ से लेके ये वाला जो है एफ एयर, यहाँ पर देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहाँ पर 80 को छोड़ के यहाँ पर ये जो है ये इसके इक्वल ही तो आ रहा है, यहाँ पर ये इसके इक्वल, तो ये क्या है, एफ एयर के बराबर। तो एफ वाटर कितना होगा, एफ एयर डिवाइडेड बाई 80। जब आपने आयनिक कंपाउंड को एयर में रखा तो उसका फोर्स निकल के आया एफ एयर के बराबर, और उसी आयनिक कंपाउंड को जब आपने पानी में डाल दिया तो वाटर में जो फोर्स निकल के आया, ये जो अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये 80 टाइम्स कम निकल के आया, 80 टाइम्स कम निकल के आया, वीक हो गया। वीक हो गया तो पानी में जाके NaCl जल्दी ब्रेक होगा, जल्दी ब्रेक हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। तो जो आयनिक कंपाउंड जितना ज्यादा आयनिक होता है, आयनिक जितना ज्यादा कंपाउंड आपका आयनिक नेचर का होता है, उतना ही ज्यादा पानी में वीक होता है, पानी में टूटेगा जल्दी, पानी में क्या होगा, जल्दी टूटेगा। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कूलॉम फोर्स का, पूरी बात समझा दी है। यही सब लिखा हुआ है, एफ एयर इज इक्वल टू के Q1 Q2 R स्क्वायर, एफ एयर है, ये बहुत अच्छे से बता दिया है। देखिए ये पॉइंट है, जो ज्यादा आयनिक होगा, आयनिक कंपाउंड जिसमें जितने ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा वो पानी में उतना ही जल्दी टूटेगा, क्योंकि एफ वाटर जो था वो एफ एयर की कंपेयर में 80 टाइम्स कम हो रहा है, 80 टाइम्स कम हो रहा है, फोर्स कम लगेगा पानी में आयनिक कंपाउंड में, तो वो जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर रहे हैं, पानी में है, तो ये इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल घेर रहे हैं आयंस को, Na प्लस Cl नेगेटिव मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर अब जब ये NaCl वाटर में जाएगा, पानी में जाएगा, तो Na प्लस और Cl नेगेटिव कैटायन और एनायन बनाएगा। कैटायन को पानी चारों तरफ से घेर लेगा, पानी में ही पड़ा हुआ है अभी ये, एनायन को भी पानी अब चारों तरफ से घेर लेगा, इसके चारों तरफ से घेर लेगा। देखिए यहाँ पर ये घेर रहा है, NaCl है, यहाँ पर Na प्लस और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो गया, पानी के अंदर डला हुआ है, Na प्लस के पास वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं। कैसे आएगा वाटर मॉलिक्यूल, आपको पता है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा टर्म मैं इसलिए यूज कर रही हूँ, यहाँ पर पार्शियली चार्ज है, मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता तो इस तरह से आयन बनता है, कैटायन और एनायन। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड था NaCl के बीच में। ये डाउट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये भी H प्लस है, इसी तरह से ये नेगेटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव, यहाँ पर भी ये भी पॉजिटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, इसी तरह से ये होता चला जाएगा, है ना। अब ये Na प्लस, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर ये अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पर Na प्लस है, इसी तरह ये वाटर मॉलिक्यूल है Na प्लस, तो वाटर क्या करता है, इस आयन को, Na प्लस को, कैटायन को चारों तरफ से घेर ले रहा है। इसी तरह यहाँ पर Cl नेगेटिव देखिए, इसको भी वाटर चारों तरफ से घेर ले रहा है। कैसे घेर रहा है,
ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन होता है। यहाँ पर ये पॉजिटिव, यहाँ पर ये इस तरह से इंट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे तो आप समझ ही गए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव था तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन का पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ रहा था, इसलिए वाटर चारों तरफ से, कैटायन हो चाहे एनायन हो, उनको चारों तरफ से घेर लेता है। अच्छा, इसके बीच में क्या होता है, कैटायन और एनायन के बीच में इंट्रैक्शन बनता है, किसका, वाटर लेयर का, वाटर मॉलिक्यूल का। तो ये जो इंट्रैक्शन बनता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, जब भी कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर ये वीक इंट्रैक्शन बन रहा है, वीक बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी देना पड़ती है, और जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होती है। तो उस रिलीज एनर्जी को आप क्या कहोगे, हाइड्रेशन एनर्जी। ये जो इंट्रैक्शन है, यहाँ पर ये आयन है Na+ और Cl नेगेटिव, ये क्या है, कैटायन और एनायन है। और OH है, ये H2O क्या है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये डाइपोल है, तो यहाँ पर जो इंट्रैक्शन आएगा वो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन आएगा। यहाँ पर भी आयन डाइपोल इंट्रैक्शन इसका जिम्मेदार है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइड्रेशन हो रहा है, कैटायन एनायन को वाटर चारों तरफ से घेर रहा है। अगर वाटर है तो हाइड्रेशन कहलाएंगे, अगर कोई और सॉल्वेंट होता तो उसे सॉल्वेशन कहते हैं। वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट होता है जिसमें आप आयनिक कंपाउंड डाल रहे हो, उससे आप क्या कहोगे, सॉल्वेशन। जो एनर्जी निकलती, सॉल्वेशन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर वाटर है तो इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी। इंट्रैक्शन की वजह से ये इंट्रैक्शन हो रहा है, बॉन्ड बन रहे हैं, वीक बॉन्ड है ये सब। और ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन है। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखिए, हाइड्रेशन एनर्जी की एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। जो एनर्जी रिलीज हो रही है इस इंट्रैक्शन की वजह से, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर वीक बॉन्ड बन रहा है, उससे आप क्या कहोगे, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है, डेफिनेशन देख लीजिए, यहीं पर ही हम कंप्लीट कर लेते हैं हाइड्रेशन एनर्जी को। डेफिनेशन देखिए, अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट। एक मोल की बात चल रही है, एक मोल आयनिक कंपाउंड कंप्लीटली, पार्शियली नहीं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है पोलर सॉल्वेंट में, तो उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इंट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसे आप क्या कह रहे हो, हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे यहाँ पर NaCl+H2 है तो Na+Cl नेगेटिव, 1 मोल है NaCl, ये क्या है, 1 मोल। ये डेफिनेशन हो गई। अब देखिए, ये मैंने आपको कल भी बताया था, डिसोल्यूशन ऑफ XOH इन पोलर सॉल्वेंट, ये कल भी बताया था, आज भी समझाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एसिडिक और बेसिक नेचर पढ़ेंगे, है ना, इसी से ही पढ़ेंगे, यहीं पर ही लिखा हुआ है। देखिए, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर एसिडिक नेचर है, तो ये सब मैं आपको बताती हूँ। चलिए, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। देखिए, यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ XOH इन पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये दो बॉन्ड है, XO के बीच में और OH के बीच में, एक एक बॉन्ड है ये। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, वो देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। यहाँ देखिए, XO और OH, इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप निकाल लोगे। यहाँ पर X क्या है, एल्कलाइन मेटल, तो जितना जल्दी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा उतना इजीली OH आयन निकलेगा, और OH आयन निकलेगा तो बेसिक कैरेक्टर होगा, उतना ही अच्छा बेस होगा। यहाँ पर देखिए 2.1 है ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की 3.5 है, और यहाँ पर ये X है। देखिए, यहाँ पर X जो है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको बताया, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है। X की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, एल्कलाई मेटल ले सकते हो। तो यहाँ पर लिथियम की 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम सबसे पहले लिथियम ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है
1 से लेकर 3.5 का, तो ये 2.5 आ रहा है बीच में डिस्टेंस, है ना, डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.5 आ रहा है। और यहाँ पर जो O और H के बीच में बॉन्ड है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ रहा है, 3.5 है, यहाँ पर 2.1 है। तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आ रहा है 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया तो 1, 1.4 आ रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कौन से बॉन्ड का ज्यादा आ रहा है, इस वाले बॉन्ड का ज्यादा आ रहा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो इन दोनों बॉन्ड में से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ये वाला बॉन्ड टूट गया, एक्स और ओ के बीच का बॉन्ड टूटा, तो ओ एच आयन आपको मिल जाएगा। ओ एच आयन जैसे ही रिलीज होगा आप समझ जाओगे बेस से। कोई भी कंपाउंड अगर H प्लस देता है, H प्लस रिलीज कर रहा है तो वो एसिडिक होता है, और अगर OH आयन रिलीज कर रहा है तो वो बेसिक होता है। तो यहाँ पर OH आयन रिलीज हो रहा है, X प्लस एंड OH आयन, तो OH आयन जैसे रिलीज हो रहा है आप समझ जाओगे ये बेस है। और बॉन्ड क्यों ब्रेक हो रहा है ये आप समझ गए, कल भी मैंने आपको बताया था, अभी भी मैंने आपको बताया। अब आप एल्कलाई मेटल में टॉप टू बॉटम जाओगे, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है। क्यों? क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज होता चला जाता है, साइज बढ़ता चला जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे भी कम होगा। आपको पता ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है, तो 1 से कम होगा। अगर 1 से कम हो रहा है ये, तो इसका मतलब ये डिफरेंस तो बढ़ ही रहा है ना, तो बॉन्ड और जल्दी वीक हो, है ना, वीक बॉन्ड हो जाएगा और जल्दी टूटेगा। जितनी जल्दी टूटेगा उतना इजीली OH आयन रिड्यूस करेगा और मोर बेसिक होगा। तो यहाँ पर सीजियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू लिथियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पर सीजियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये ऑर्डर होगा बेसिक ऑर्डर एल्कलाई मेटल के हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट देखिए ये फर्स्ट ग्रुप का है, यहाँ पर ये सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम हाइड्रोक्साइड से ये। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आप लगाओगे, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लिथियम से बेरिलियम जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, साइज कम हो रहा है। साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। वैसे भी आपको पता है जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ये आपको पता है। साइज कम हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज कम होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। लिथियम से बेरिलियम या सोडियम से मैग्नीशियम या पोटेशियम से कैल्शियम, रुबिडियम से स्ट्रोंशियम, ये सीजियम से बेरियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, एक्स की जगह आप लिथियम रख रहे हो और एक्स की जगह बेरिलियम रख रहे हो, सपोज मैंने बेरिलियम रखा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो ये डिफरेंस जो है वो कम होगा। ये वाला जो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, 1 से सपोज 1.5 जा रही है, तो ये डिफरेंस जो है, डेटा मुझे वैसे याद नहीं है सारे डेटा तो, है ना, ऐसे कब तक याद रखेंगे हम, तो मैं उसी कॉन्सेप्ट से कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है, ग्रुप में ज्यादा होती है। आप भी याद मत रखना, आपको भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ग्रुप में डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो रही है। बेरिलियम में इंक्रीज हो रही है, सपोज 1.5 है, एज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ आइडिया ले रहे हैं, 1.5 है बेरिलियम की, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस निकल के आया ये कम हो गया ना, है ना, डिफरेंस जो है 1.5 और 3.5 के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो गया। कम होकर कितना हो जाएगा, ये 3.5 है, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, कम हो गया। तो बॉन्ड अब इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा, इजीली ब्रेक नहीं होगा तो OH आयन भी जल्दी रिलीज नहीं होगा, जल्दी नहीं मिलेगा। तो अब क्या होगा, हाइड्रोक्साइड, एल्कलाइन मेटल के हाइड्रोक्साइड जो है, एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड कैसे होती हैं, लेस बेसिक होती हैं। किसकी कंपेयर में, एल्कलाइन मेटल के कंपेयर में। यहाँ पर देखो लेस बेसिक है सब। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम निकल कर आ रहा है बेरिलियम का। बेरिलियम अगर आप एक्स की जगह बेरिलियम को रखोगे तो बेरिलियम और ऑक्सीजन के बीच में
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम निकल कर आ रहा है, बॉन्ड जल्दी नहीं ब्रेक होगा, मुश्किल से ब्रेक होगा। किसकी कंपेयर में? एल्कलाई मेटल की कंपेयर में बात कर रहे हैं। तो ओ एच आयन भी जल्दी रिलीज नहीं होगा, तो लेस बेसिक होगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है? यही है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रे। और यहाँ पर ये एल्कलाई मेटल आप जानते हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है। आप कंपेयर करना समझ गए? अगर आपको सिर्फ एल्कलाई मेटल के हाइड्रोक्साइड में कंपेयर किया जाए तो आप समझ जाओगे, सेम कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको एल्कलाई और एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों में कंपेयर करना बताया जाए कि कौन ज्यादा बेसिक है, ये भी आप समझ गए, सेम कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, बॉन्ड उतनी ही इजीली ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब देखिए ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। अब हम बात कर लेते हैं एसिडिक करेक्टर की। यहाँ पर ये एक्स है, ओ है, एच है, ये दो बॉन्ड है, इनके बीच में दो बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा ये हमें कैसे पता चलेगा? एक्स और ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से, ओ और एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा निकल के आएगी वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। जितना इजीली ब्रेक होगा तब हमें पता चलेगा एच प्लस दे रहा है या ओ एच आयन दे रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम, अगर ओ एच आयन दे रहा है, जल्दी से दे देगा, जल्दी ब्रेक होगा, तो हम कह देंगे ज्यादा बेसिक है। अगर जल्दी एच प्लस दे रहा है तो ज्यादा एसिडिक है। ऐसे हम समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर सेम काम करना है। एक्स ओ एच है, हाइड्रोजन है 2 यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन की 3.5। यहाँ पर देखो एक्स है, ये एक्स में यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना। अगर फ्लोरीन रखेंगे हम तो सबसे ज्यादा होती है 4 है, फिर क्लोरीन है 3 है क्लोरीन की, तो यहाँ पर 3 रख लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस निकल के आया, क्लोरीन मान के चल रहे हैं हम एक्स को, क्या लेकर चल रहे हैं? क्लोरीन। तो यहाँ पर डिफरेंस निकल के आया 0.5। अब आप जानते ही हो टॉप टू बॉटम जाने पर हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं? हेलोजन कहलाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होगी, जैसे 3 से 2.5 हो रही है, तो इसका मतलब डिफरेंस बढ़ रहा है, ये वाला डिफरेंस बढ़ेगा। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, ये भी तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर मैंने आपको बताया डिफरेंस बढ़ रहा है, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, मतलब बेसिक करेक्टर ज्यादा आएगा। एक बार ये वाला बॉन्ड भी देखो, ओ एच वाला। यहाँ पर बात कर ली हमने, अभी तक एक्स और ओ की बात करी है, अब हम ओ और एच बॉन्ड की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है 3.5, यहाँ पर 2.1 है। अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालोगे, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 1.4 निकल के आया। और यहाँ पर 3 और 3.5 में से 0.5 निकल के आया, 0.5 से आप बढ़ा रहे हो, यहाँ पर 1.4 है। तो इसका मतलब ये वाला जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ये ज्यादा निकल के आया। अब ये ज्यादा निकल के आया तो ये बॉन्ड टूटेगा, टूट गया तो H प्लस मिल गया आपको। सिंपली आपको सोचना क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं सोचना, सिर्फ इतनी बात सोचनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपको पता होगी, अभी तक याद कर ली होगी आपको, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। 2.1 हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए 3.5। एक्स आप कुछ भी ले सकते हो, क्लोरीन ले रहे हो, क्या ले रहे हैं? क्लोरीन। क्लोरीन में 3 होती है, तो यहाँ पर डिफरेंस निकल के आया 0.5, यहाँ पर डिफरेंस निकल के आया, कितना निकल के आया था? यहाँ पर 1.4, ये निकल के आया। ये डिफरेंस ज्यादा है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड टूटा वैसे ही आपको H प्लस मिल गया। जैसे ही H प्लस मिल गया तो जाहिर सी बात है एसिडिक नेचर, जितने जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतना ज्यादा, उतना इजीली H प्लस मिल जाएगा। H प्लस मिल गया तो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, H प्लस एसिडिक नेचर शो करेगा। समझ गए? तो जितना, एक बार और रिपीट कर रही हूँ, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उतना इजीली आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा।
और बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो H प्लस रिलीज हो रहा है। जैसे ही H प्लस देगा आप समझ गए एसिडिक नेचर शो हो रहा है। बस इतना काम करना है। यहाँ पर सिर्फ इतनी बात सोचनी है, 0.5 है, यहाँ पर ये 1.4 है, 0.5 1.4। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा निकल के आ रहा है, यही वाला बॉन्ड टूटेगा, H प्लस मिल जाएगा, एसिडिक नेचर। अब देखिए यहाँ पर ये बात आप समझ गए। अब देखिए कौन सा बॉन्ड टूटा, OH के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, H प्लस हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप देख रहे हो यहाँ पर H और O दोनों सेम है, और ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मैम ये क्या समझ में बात नहीं आई मैम। देखो अब यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये तो आपको अभी पता चल गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा इसका निकल के आया, ऑक्सीजन का 3.5 एक्स है, एक्स क्या है यहाँ पर, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, ClBrI है। जैसे ही आप नीचे जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। यहाँ पर एक्स की जगह अगर आप क्लोरीन रख रहे हो तो यहाँ पर 3 है। अब देखिए यहाँ पर 3 और 3.5 0.5 आया डिफरेंस। ब्रोमीन रखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये इसकी और कम हो जाएगी, तो यहाँ पर ये डिफरेंस जो है बढ़ता चला जाएगा, ये और बढ़ेगा, 0.5 से और ज्यादा आएगा। आयोडीन रखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर 3 की जगह और कम होगी, तो ये डिस्टेंस जो है डिफरेंस और ज्यादा होगा। तो डेल्टा EN डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ता चला जा रहा है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है ये वाला बॉन्ड भी किसी हद तक वीक हो रहा है, वीक होता चला जा रहा है, मतलब बेसिक करेक्टर आ रहा है, OH आयन निकलेगा। अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा OH आयन निकलेगा तो बेसिक करेक्टर आता चला जा रहा है, मतलब है तो ये एसिड लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बेसिक करेक्टर आता चला जा रहा है, क्योंकि अब ये वाला बॉन्ड भी तो टूटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है, टूटने की तरफ जा रहा है, वीक होता चला जा रहा है। कुछ हद तक OH आयन देना चाहेगा तो दे देगा, लेकिन H प्लस ज्यादा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये जल्दी टूटेगा, लेकिन ये भी टूटने की कगार पे है, ऐसे समझो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डेल्टा EN की वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो है वो वीक हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिक करेक्टर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो आयोडीन है, अगर आप यहाँ पर आयोडीन रख रहे हो तो यहाँ पर बेसिक करेक्टर ज्यादा आएंगे, तो एसिडिक कौन होगा, HOCl सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर HOBr, फिर HOI। ऐसे आपको करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे सोचना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया, एक बार और रिपीट कर रही हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप एक बार और समझ लो। मैंने आपको बताया XO और OH के बीच में एक एक बॉन्ड है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डिफरेंस निकाला XO और OH के बीच में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो निकल के आया वो OH का ज्यादा निकल के आया, तो ये बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पर H प्लस आपको मिल गया, आप समझ गए एसिडिक करेक्टर ये शो करेगा। अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप क्लोरीन को हटाकर Br ले रहे हो या Br को हटाकर आयोडीन ले रहे हो, मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। X और O के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बॉन्ड वीक होता चला जा रहा है, बॉन्ड क्या हो रहा है, वीक होता चला जा रहा है, मतलब OH आयन निकालने की टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो बेसिक करेक्टर बढ़ रहा है, तो नीचे जाने पर बेसिक करेक्टर बढ़ रहा है, यानी कि एसिडिक करेक्टर कम हो रहा है, तो HOI लेस एसिडिक, किससे, HOBr से। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, HOCl। इस तरह से आपको सोचना है, एक बार सोच लोगे काम हो जाएगा, ये पॉइंट है, पूरी बात मैंने आपको बता दी है, राइट। अब देखिए ऑक्सी एसिड क्या होते हैं, अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सी एसिड क्या होते हैं। ऐसे एसिड जिनके पास ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है और नॉन मेटल्स होते हैं। अब यहाँ पर देखो ये ऑक्सी एसिड है, ये क्या है, ऑक्सी एसिड है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नॉन मेटल्स भी है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये क्या है, नॉन मेटल है। जैसे आपका
H2SO4 ये भी क्या है, ऑक्सी एसिड है। सल्फर आपका क्या है, नॉन मेटल है। नोट देखिए यहाँ पर, एवब कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन हाइड्रा एसिड। ये वाला कॉन्सेप्ट आप हाइड्रा एसिड पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ किस पे लगाएंगे, ऑक्सी एसिड पर ही लगाएंगे आप। देखिए यहाँ पर HF, HCl, HBr, HI, यहाँ पर आपको डायरेक्ट देखने से ही पता चल रहा है साइज बढ़ रहा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम जा रहे हो हेलोजन में, तो साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है, फ्लोरीन छोटू सा है, आयोडीन खूब बड़ा है। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है जो ज्यादा बड़ा है उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ का इन्वर्सली रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है। तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, तो यहाँ पर साइज ज्यादा है, इसका साइज जिसका ज्यादा है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, HI की। तो यहाँ पर HI की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, जल्दी से टूटेगा, H+ दे देगा। क्या दे देगा, H+। तो ज्यादा एसिडिक HI होगा। तो हाइड्रा एसिड में ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट देखकर ही पता चल रहा है। जैसे कि हमने बॉन्ड लेंथ का जब क्वेश्चन किया था तब हमने देख के ही बता दिया था कि HI का साइज ज्यादा है आयोडीन का, H का तो सब कांस्टेंट है हाइड्रोजन। यहाँ पर आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, फ्लोरीन छोटा सा है। तो यहाँ पर अब इसकी बॉन्ड लेंथ भी तो ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ भी तो ज्यादा होगी HI की, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, वीक बॉन्ड होगा, तो H+ जल्दी रिलीज कर रहा है, तो एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा। इस तरह से आपको हाइड्रा एसिड में कुछ नहीं सोचना, सिंपल तरीके से काम हो जाएगा। लेकिन जब बात ऑक्सी एसिड की है तब आपको सोचना है, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, एक एक पॉइंट समझाया और बहुत बार रिपीट किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड की। जब ऑक्साइड आपको दिया होगा तो उसमें OH बॉन्ड तो होगा नहीं, OH बॉन्ड तो होगा नहीं, तो आप क्या करोगे, पहले ऑक्साइड को पानी में डालोगे। जब पानी में डालोगे तो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा। मेटल के ऑक्साइड सब बेसिक नेचर के होते हैं तो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होंगे। तो मेटल के ऑक्साइड, ये सोडियम क्या है, मेटल्स हैं। तो यहाँ पर आपने जब वाटर में डाला तो ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पर सेम ऐसे ही काम हो रहा है, NaOH। तो यहाँ पर आपको ऐसे नहीं लग रहा है XOH, यहाँ पर X की जगह क्या ले लिया है, Na, तो NaOH। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जो है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये वीक है किससे, OH की कंपेयर में। यहाँ पर डेल्टा EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा निकल कर आ रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। NaO के बीच वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम है। तो यहाँ पर आपको Na+ मिलेगा, OH आयन मिलेगा। जैसे ही OH आयन आपको मिल गया, आप समझ गए बेसिक नेचर के होंगे। तो ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड कैसे हैं, बेसिक नेचर के। अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया है लिथियम ऑक्साइड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम के ऑक्साइड दिए हैं। अब आपने क्या किया, इन सबको पानी में डाल दिया और आपको पता चल गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेटल और ऑक्सीजन के बीच में, X और O के बीच वाला बॉन्ड वीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा निकल के आ रहा है। अभी हमने पीछे ही देखा है, पीछे ही पढ़ा है, ठीक है। OH आयन रिलीज हो जाएगा, तो बेसिक करेक्टर होगा। जो जितना ज्यादा बेसिक होगा इसका मतलब क्या है, उतना ही, जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना ही कम एसिडिक होगा, ऐसे समझेंगे हम। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका मतलब क्या है, वीक एसिड है। देखिए यहाँ पर लिथियम ऑक्साइड है, सोडियम का ऑक्साइड है, पोटेशियम, रुबिडियम इसके ऑक्साइड्स हैं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पर टॉप टू बॉटम जाओगे, लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और मैंने आपको बताया था सीजियम का हाइड्रोक्साइड मोर बेसिक था, तो ये लेस एसिडिक होगा। ये तो आप समझ ही गए, खुद भी सोच सकते हो। नेक्स्ट देखिए बेरियम ऑक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ऑक्साइड।
अब यहाँ पर भी सेम काम हो रहा है, बेरिलियम से बेरियम तक जाने में, बेरिलियम से बेरियम तक जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में कम होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, इस पर असर पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, तो जितना इजीली ब्रेक हो रहा है उतना ही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा और उतना ही लेस एसिड होगा, एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। तो यहाँ देखिए बेरिलियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमने ये कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उतना ही ज्यादा क्या था, बेसिक नेचर का था। यहाँ पर देखिए ये भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी क्या है, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का है, मतलब लेस एसिडिक है, लेस एसिडिक है। इसी तरह लिथियम ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है बेरिलियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए ये जो बेरिलियम ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। बेरिलियम अपने ग्रुप में एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये अपने ग्रुप में एम्फोटेरिक नेचर का होता है, बाकी सब बेसिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बेरिलियम ऑक्साइड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिथियम से और बेरिलियम इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर बेरिलियम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है वो उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। इसका जो नॉर्मल जो ट्रिक है वो आपको क्या बनानी है, हर बार हम बॉन्ड थोड़ी ब्रेक करेंगे। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, आप समझ गए कि भाई Na, यहाँ पर ये NaOH में Na और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। हर बार थोड़ी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे और सोचेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, कॉन्सेप्ट तो सेम यही है कि भाई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा निकल के आएगा बॉन्ड वीक होगा, ब्रेक हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हम एसिडिक और बेसिक नेचर की स्ट्रेंथ पता लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे इसमें आप ऐसे याद रखोगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सेंट्रल एटम, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा यहाँ पर, ये सब क्या है, सेंट्रल एटम है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, लिथियम, यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब क्या है, सेंट्रल एटम है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। यहाँ देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा एसिडिक है, ये ऑर्डर ये होगा। बेरिलियम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, ऐसे याद रखो, की पॉइंट ये बना लो। लिथियम ऑक्साइड है और यहाँ पर बेरिलियम ऑक्साइड है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेरिलियम, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू लिथियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर कैसे याद रखोगे आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किस टाइप की ट्रिक रखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी सेंट्रल एटम की उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर ये शो करेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। शॉर्ट फॉर्म में हर बार बॉन्ड थोड़ी ब्रेक कर कर देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिखोगे, भूल जाओ तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। कॉन्सेप्ट क्यों सीखते हैं, ताकि अगर हम कोई बात भूल जाएं तो कॉन्सेप्ट से निकाल लें वो क्वेश्चन। एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जितने भी एस ब्लॉक के मेटल्स हैं, एल्कलाई या एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड सब बेसिक नेचर के होते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। बेरिलियम ऑक्साइड कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं SO3, H2O में आपने डाल दिए। देखो यहाँ पर ये ऑक्साइड था, मेटल का ऑक्साइड था, तो ये बेसिक नेचर का होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक नेचर का होता है, कैसा होता है, बेसिक नेचर का। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स हैं, डी ब्लॉक में मेटल्स हैं, तो बेसिक नेचर का होगा। बेसिक नेचर का मतलब OH आयन रिलीज करेगा। और अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो ये क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। एसिडिक नेचर का होगा तो इसका मतलब क्या है, H+ आयन रिलीज करेगा, H+ देगा ये बात आपको पता होना चाहिए। नॉन मेटल क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, या हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। देखिए यहाँ पर SO3 सल्फर क्या है, नॉन मेटल, इसके ऑक्साइड कैसे होते हैं,
एसिडिक नेचर के होते हैं, मतलब H प्लस रिलीज करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये वीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा निकल कर आ रही है एज कम्पेयर टू SO वाले बॉन्ड से। सल्फर ऑक्सीजन के बीच में इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है इस बॉन्ड में। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ज्यादा निकल के आएगी, ये वाला बॉन्ड वीक है तो ये ही ब्रेक होगा। H प्लस आपको मिल गया। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में, उतना इजीली ये बॉन्ड ब्रेक होगा और उतना इजीली आपको H प्लस मिलेगा। H प्लस मिलेगा तो मतलब ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर SO3 को जब आपने वाटर में डाला तो ये पूरा कंपाउंड बना, आपका क्या बना, H2SO4 बना। H2SO4 को जब आप ब्रेक करोगे तो H प्लस HSO4 नेगेटिव H प्लस रिलीज कर देगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ नॉन मेटल है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल जितनी ज्यादा होगी एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर भी यही पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी मेटल की, ये वाले क्वेश्चन किए थे तब हमने देखा था जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मेटल उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर ये सॉल्व किया था। अब यहाँ देखिए जितना ज्यादा नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। इन पीरियड जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। देखो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब क्या है, नॉन, इनमें कुछ नॉन मेटल्स हैं और सोडियम और मैग्नीशियम क्या है आपका, एल्युमिनियम, ये सब मेटल्स हैं। अब यहाँ पर देखिए एसिडिक कैरेक्टर जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है नॉन मेटल्स की, तो इसका मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। यहाँ पर मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने की, इतनी ही बात कर रहे हैं बस। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की इंक्रीज होगी और एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो यहाँ पर ये ऑर्डर आएगा एसिडिक कैरेक्टर का लेफ्ट टू राइट जाने पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की इंक्रीज हो रही है तो वो उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये मेटल्स हैं, ये एम्फोटेरिक मेटल है, यहाँ पर ये नॉन मेटल्स हैं। तो यहाँ पर जब आप वाटर में डालोगे ऑक्साइड को तो ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं और यहाँ पर जो नॉन मेटल है वो ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, Na2O से NaOH मिल रहा है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यहाँ पर ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, बेसिक है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड से आपको क्या मिल रहा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एम्फोटेरिक नेचर का है। कौन सी मेटल्स जो हैं वो एम्फोटेरिक मेटल्स हैं ये मैं आपको आगे बता दूंगी, है ना, पूरी ट्रिक है एक बार में याद हो जाएगी। अब देखिए सिलिकॉन ऑक्साइड है, यहाँ पर ये H4SiO4 ये इसका ऑक्सी एसिड है, तो यहाँ पर लाइट एसिड है मतलब स्लाइटली एसिडिक नेचर का है। P2O5 H3PO4 बना रहा है, कॉमन एसिड बना रहे हैं, ये ऑक्सी एसिड एसिडिक नेचर का है। SO3 का H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसी तरह Cl2O4 अगर आप पानी में डालोगे तो HClO4 बनाएगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, सबसे ज्यादा एसिडिक HClO4 होता है। तो मैंने आपको बता दिया, आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में उनकी ऑक्साइड बनाओगे, उन एलिमेंट के ऑक्साइड बनाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, तो इसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। अब पानी में डाल दोगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर मेटल है तो बेसिक नेचर के होंगे और नॉन मेटल है तो एसिडिक नेचर के होंगे उनके ऑक्सी एसिड्स, और जो एम्फोटेरिक मेटल है उनके एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। एम्फोटेरिक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी आगे। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी ऐसे याद रखते हैं वरना कंफ्यूज हो गए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की, ये एलिमेंट की जो बीच वाला एटम है उसकी देखी जाती है, जितनी ज्यादा होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा।
कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एसिडिक कैरेक्टर भी कम होगा। हमने अभी तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा पड़ी है तो एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा है, इसलिए मैंने आपको ये वाला पॉइंट बता दिया। इस तरह से याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होगी तो एसिडिक कैरेक्टर भी कम हो रहा है, बात एक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसिडिक कैरेक्टर की। अब देखो यहाँ पर कार्बन और सिलिकॉन है, कार्बन है और सिलिकॉन है, तो यहाँ पर CO2 SiO2, तो आप जानते हो कार्बन आता है फिर नीचे आता है ग्रुप में सिलिकॉन आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा होगी सिलिकॉन की कंपेयर में, तो कार्बन आपका क्या होगा एसिडिक कैरेक्टर, CO2 जो है वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा एज कम्पेयर टू SiO2। इसी तरह सल्फर और सिलिकॉन है ना, इसमें आप देखोगे ये ज्यादा शो करेगा क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर सिलिकॉन से ज्यादा है, सिलिकॉन है ना, आगे जाके सल्फर आता है। अब यहाँ पर देखो कार्बन है, ये भी कार्बन है, अब फंस गए, दोनों कार्बन है, सेंट्रल एटम दोनों कार्बन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब क्या करेंगे, अब हम चार्ज से देखेंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जब मैंने आपको एप्लीकेशन पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है एलिमेंट पे, पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब आपको ये भी बताया था कि अगर पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड ज्यादा है, पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है किसी भी एलिमेंट या आयन के ऊपर, तो इसका मतलब साइज कम है, साइज कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन दोनों सेम है, सेंट्रल एटम दोनों सेम है, अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, फंस गए। तो कैसे देखेंगे, चार्ज से, यहाँ पर +4 आएगा, यहाँ पर +2, ऑक्सीजन पे -2 होता है, कार्बन पे +2, क्योंकि न्यूट्रल एटम है, जितना माइनस होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, -2 +2। इसी तरह ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे -2, दो ऑक्सीजन पे -4, तो यहाँ पर कार्बन पे +4 आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव में चार्ज इस पर ज्यादा है, +4 ज्यादा है, तो CO2 मोर एसिडिक देन कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ देखो ये भी सल्फर सल्फर सेम है, यहाँ पर भी किससे करेंगे, चार्ज से, +6 एंड +4, ये ज्यादा एसिडिक है, SO3 इज मोर एसिडिक देन SO2। अब देखिए यहाँ पर N2O है, NO है, N2O3, N2O4, N2O5, सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं सब नाइट्रोजन है, सेंट्रल एटम, और सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम है। अब कैसे करोगे, चार्ज से, यहाँ पर देखिए N2 है तो यहाँ पर नाइट्रोजन के +1 आएगा, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर ये 6 + 3 है, यहाँ पर आप डायरेक्ट निकालना सीख जाओगे। कुछ बच्चों को आता होगा, जो बच्चे ऐसे हैं जो जानते नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो जब मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन बताऊंगी तब बता दूंगी, है ना, किस तरह से निकालते हैं। N2O4 है तो यहाँ पर ये -2 8, यहाँ पर ये +4, देखिए यहाँ पर +5। अब चार्ज इस पर सबसे ज्यादा है, N2O5 पर +5 निकल कर आ रहा है पॉजिटिव में, तो एसिडिक कैरेक्टर भी इसका सबसे ज्यादा होगा, ये ऑर्डर होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सब क्लोरीन क्लोरीन है, यहाँ पर ये +1 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर ये +5 है, यहाँ पर ये +7 है, ये क्या है, +7 है, तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा चार्ज निकल कर आ रहा है +7 क्लोरीन पर, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। वैसे आप क्लोरीन देखोगे सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब क्लोरीन है, एक ही निकल के आएगी, भाई क्लोरीन है सेंट्रल एटम, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, बीच वाले एटम को सेंट्रल एटम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सब फास्फोरस है, चार्ज से निकालेंगे, चार्ज से निकालोगे तो देखिए यहाँ पर एक बार देख लीजिए, इसमें रेजोनेंस होता है, मतलब रेजोनेंस होता है, ये कॉन्जुगेशन है, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, कॉन्जुगेशन। यहाँ देखिए फास्फोरस है, ये फास्फोरस, ये फास्फोरस, सब सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी सेम है, फास्फोरस है सब। अब क्या करेंगे, चार्ज निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ देखिए ये +1, यहाँ पर ये +3, ये 8 में से 3 गए, 5 है, +5 है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मैम H3PO4 में यहाँ पर ये +5 निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन आपने ऑर्डर इस तरह करा है, ये तो गलत हो जाएगा।
तो इसका जो रीजन है वो है रेजोनेंस। इसका जो रीजन है वो क्या है? कॉन्जुगेशन। ऐसा होता है जो जो एनायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर दिया गया है। H3PO4, H3PO3, H3PO2, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, है ना। यहाँ पर अभी मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी क्योंकि अभी आपने रेजोनेंस पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पर बात आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग में और आएगी रेजोनेंस की, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूँ। वहाँ पर हम रेजोनेंस पढ़ते हैं और मैंने आपको पढ़ा भी दिया है रेजोनेंस। हो सकता है आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के अकॉर्डिंग ये निकला है इसका एसिडिक कैरेक्टर। जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है एनायन की, रेजोनेंस की वजह से आती है, कॉन्जुगेशन की वजह से आती है, उतना इजीली H+ ये रिलीज करेगा, उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पर ये निकल के आया है H3PO2, फिर H3PO3, फिर H3PO4। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? H3PO2। न्यूट्रल ऑक्साइड देखिए यहाँ पर NO है, N2O, CO, H2O, ये सब क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड। ये आपको याद रखने हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं? जो ना ही एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं और ना ही बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, न्यूट्रल होते हैं। उन्हें आप क्या कहते हो? न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं। जैसे ये याद कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है। NO, N2O, CO, H2O। अब देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब ऐसे, यहाँ पर मैंने आपको ऑक्साइड बता दिए। न्यूट्रल ऑक्साइड ना ही तो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है ना ही बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिड एसिडिक कैरेक्टर भी शो करते हैं और बेसिक कैरेक्टर भी शो करते हैं। डिपेंड कर रहा है, मतलब ज्यादा एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं या ज्यादा बेसिक नेचर शो कर रहे हैं। दोनों ही नेचर शो करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके, एसिडिक भी और बेसिक भी। जब जिसकी जरूरत होगी उतना शो कर लेंगे, है ना। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो, जैसे यहाँ पर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, कुछ एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा शो कर रहे हैं, है ना, बेसिक कैरेक्टर कम शो कर रहे हैं। और कुछ कैसे होते हैं? बेसिक कैरेक्टर को ज्यादा शो कर रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर को कम शो कर रहे हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड दोनों कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड दोनों में से कोई भी कैरेक्टर शो नहीं करते, ना H+ ना OH वाले कैरेक्टर शो कर रहे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं। यहाँ पर ये जिंक है, बेरिलियम है, एल्युमिनियम है, आर्सेनिक है, वेनेडियम है, एंटीमनी है, और यहाँ पर ये लेड है, गैलियम है, टिन है। क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 में भी मिलता है, +3 आपको याद रखना है। क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। ट्रिक क्या है याद रखने की? HF मैजिक है ये। HF मतलब हेरा फिरदौस, मेरा नाम है। देखिए यहाँ पर जाना बे आली, ऐसे वैसे सब पंजाबी गाना सुनाया करो। जाना बे आली, ऐसे वैसे सब पंजाबी गाना सुनाया करो, ये है। अब देखिए यहाँ पर ऑल पॉसिबल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। जितने भी पॉसिबल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं एलिमेंट्स के, वो सब कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। देखिए जैसे यहाँ पर Pb है तो यहाँ पर ये PbO2 और यहाँ पर ये PbO, दोनों आपको ऑक्साइड मिल रहे हैं, दोनों ही कैसे होंगे? एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। तो यहाँ पर ऑल पॉसिबल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर है। ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो, वो कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ये आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए नोट, PbO PbO2 में एम्फोटेरिक है, ये दोनों ही कैसे है? एम्फोटेरिक है। लेकिन यहाँ पर +4 चार्ज है, यहाँ पर +2 चार्ज है, तो यहाँ पर ये मोर एसिडिक होगा। +4 की वजह से क्या होता है? मोर एसिडिक। अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन नंबर जिसकी ज्यादा होती है वो मोर एसिडिक होता है। तो एम्फोटेरिक नेचर के बारे में मैंने आपको बताया, एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं एंड बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर +4 वाला है तो ये एसिडिक कैरेक्टर को ज्यादा शो करेगा एज कम्पेयर टू बेसिक, मोर एसिडिक लेस बेसिक। और यहाँ पर +2 वाला है तो ये लेस एसिडिक होगा +2 वाला, और मोर बेसिक होगा। लेकिन है दोनों एम्फोटेरिक, हैं दोनों एम्फोटेरिक, लेकिन कुछ ज्यादा एसिडिक होते हैं, कुछ कम एसिडिक होते हैं, कुछ ज्यादा बेसिक होते हैं, कुछ कम बेसिक होते हैं, ऐसे होता है।
तो यहाँ पर ये एम्फोटेरिक नेचर के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये सब आप, ये पूरी ट्रिक है HF मैजिक का, आप इसको याद रखोगे। कैसे याद रखोगे? जाना भी आली ऐसे वैसे सब पंजाबी गाना सुनाया करो। गाने तो आप सुनते हो, सॉन्ग खूब सुनते हो। डी ब्लॉक, यहाँ पर देखिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। आपको पता होना चाहिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक की मेटल्स होती हैं, वो क्या करती हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्रोमियम है CrO+2 स्टेट में, Cr2O3 में, Cr+3 में, CrO2 में +4 में, Cr+6 में O3, CrO3+6 में Cr। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की, +6 ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया, मतलब ज्यादा पॉजिटिव में चार्ज है, तो इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एसिडिक करेक्टर शो करेगा, CrO3 एसिडिक है। और यहाँ पर जो लेस है ऑक्सीडेशन नंबर, वो बेसिक होगा, सिंपल। बीच वाले कैसे होंगे? एम्फोटेरिक। इसी तरह MnO में देखिए, मैंगनीज में MnO है, Mn3O4, Mn2O3 है, MnO2 है, Mn2O7 है। यहाँ पर जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस में, पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एसिडिक करेक्टर ज्यादा। तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है एलिमेंट्स में, जो हाईएस्ट पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है वो एसिडिक है, और जो कम शो कर रहा है, लेस शो कर रहा है, मतलब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट शो कर रहा है, तो वो बेसिक है। और बीच वाले कैसे हैं? एम्फोटेरिक। बीच वाले कैसे हैं? एम्फोटेरिक। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। एसिडिक बेसिडिक करेक्टर है ऑक्साइड के, हाइड्रोक्साइड के, कौन बॉन्ड पहले टूटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, सब बात मैंने आपको बता दी है। अच्छा, ये जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ाया है और बहुत डिटेल में पढ़ाया है। एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर करवा दिए, जहाँ तक क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अच्छा, जो लैटिस एनर्जी है वो मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगी, साथ में मेल्टिंग पॉइंट भी वहाँ पर है ना डिस्कस कर लेंगे। वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लैटिस एनर्जी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है आपका पीरियोडिक टेबल, ये कंप्लीट हो गया। 7 लेक्चर में मैंने आपका चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत डिटेल में मैंने कंप्लीट किए हैं विथ क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत अच्छे लगेगा और आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम करके आप क्वेश्चन बनाकर देखना, आराम से बन जाएंगे। कोई भी आप मॉड्यूल ले लेना, वो भी बन जाएंगे, है ना। ये कोहिनूर सीरीज है, आप कोहिनूर सीरीज ज्वाइन करो और फायदा उठाओ इस सीरीज का। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। केमिस्ट्री के A to Z क्लासेस फ्री हैं। डॉक्टर इरा फिरदौस, ये मेरा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, लाइक करो, कमेंट्स करो। टेलीग्राम लिंक है, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।